हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये जो स्लाइड अभी आपको दिख रहा है इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंडिकेटर दैट शो अ चेंज इन ऑर्डर, ठीक है, यानी कि स्मेल के हिसाब से कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या चाहे बेसिक है, जिसको अपन लोगों ने डिस्कस किया था ऑल फैक्टर इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन लोग डिस्कस करेंगे इसका आगे का जो स्लाइड है उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ठीक है, देखिए सोर्स के बेसिस पे इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड उसको कहा जाता है जिसको अपन लोग प्लांट से और एलिमेंट से गेन करते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड उसको कहा जाता है जो कि अपन लोग आर्टिफिशियली सोर्स, मतलब जिसको अपन लोग फैक्ट्री में तैयार करते हैं, उसको कहा जाता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो आज अपन लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो भी वीडियोस होगा, जो भी लेक्चर्स होगा, वो सारा मैं आपको अच्छे से इमेज के थ्रू पढ़ाऊंगा, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहेगा। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो या चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए यहाँ पर ये वीडियो सेम यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है, और आपको एक एक चीज़ को डायग्राम के थ्रू अच्छे से प्रिपेयर करके तब आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसीलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझाने का यहाँ पर कोशिश भी किया जाएगा, और आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो यही है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अम्लों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर सोर्स। सोर्स के आधार पर उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है प्यारे बच्चों हमारा ऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है हमारा, इसके भी दो, ऑर्गेनिक एसिड्स के दो सोर्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है प्यारे बच्चों, उसके दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्लांट और दूसरा होता है हमारा एनिमल। तो इस चीज को याद रखिएगा, एक होता है हमारा प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। अब स्पेशल कंडीशन क्या है इसका कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एंड एटलीस्ट वन कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। अब देखो जरा ध्यान देना, ऑर्गेनिक जो है एसिड उसी को कहा जाता है जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हर एक जितने भी होते हैं, जरूर नहीं कि वो हमारा ऑर्गेनिक ही हो। ऑर्गेनिक होने का ये कंडीशन है कि कार्बन जो है एटलीस्ट एक हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट क्या है यहाँ, एटलीस्ट वन कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब कम से कम वो एक कार्बन हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए, या एक हाइड्रोजन हमारा कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनिक एसिड। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होने के बावजूद भी वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि स्पेशल कुछ कंडीशंस है इसके, कि भाई ऑर्गेनिक एसिड आप लोग उसी को बोलेंगे कि कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ जो है ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सिट्रिक एसिड है, सॉरी सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि ये लेमन हो गया हमारा, ये इसके अंदर सिट्रिक एसिड्स पाया जाता है। उसके बाद आ गया आपका टैमरिन, जिसके अंदर टार्टेरिक एसिड्स पाया जाता है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों टोमेटो, जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड्स पाया जाता है। उसके बाद विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड्स पाया जाता है। उसके बाद नेटल स्टिंग, जिसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर एप्पल, जिसमें मैलिक एसिड्स पाए जाते हैं। फिर है आपका एंट स्टिंग, जिसमें फॉर्मिक एसिड्स पाया जाता है। उसके बाद कर्ड, जिसमें लैक्टिक एसिड्स पाए जाते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ अगर आप लोग हिंदी में देखें, पौधे और जानवर से प्राप्त होते हैं, और इसमें इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, और कम से कम एक कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो है प्यारे बच्चों, रॉक और मिनरल से हमें ये मिलता है। एग्जाम्पल दिया गया है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा गया है कि ये कह रहा है कि मैं पत्थर हूं, और मिनरल्स आर द सोर्सेज ऑफ दीज एसिड्स। ठीक है, और मिनरल जो है इन सारे एसिड्स के क्या है, सोर्स है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में भी,
अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हिंदी में अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये चट्टान और खनिज इसका स्रोत है। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल दिया गया है जो मैं अभी आपको बताया हूँ। फिर सेम चीज यहाँ चट्टान यानी पत्थर कह रहा है कि हम चट्टानों और खनिज इन अम्लों को स्रोत है, यानी इन अम्लों का स्रोत है। यानी ये कह रहा है चट्टान यहाँ पर कि भाई ये जो आपको दिख रहा है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है? चट्टान से और खनिज से मिलता है। ठीक है, चलिए अब याद रखने वाला कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि भाई ऑर्गेनिक एसिड्स कम फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो लिविंग सोर्स से आता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, उसी को ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। फिर आगे कह रहा है वाइल इनऑर्गेनिक एसिड जो होता है भाई आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल मिनरल एंड रॉक से। ठीक है, नेचुरल मिनरल्स एंड रॉक से मिलता है। और सेम चीज यहाँ हिंदी में लिखा गया है कि कार्बनिक अम्ल जीवित स्रोतों से आते हैं, जबकि अकार्बनिक अम्ल प्राकृतिक खनिजों और चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। आई होप समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जो है भाई एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है उसका दो सोर्सेज होता है, एक प्लांट्स होता है और एक एनिमल्स होता है। और जो है यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन रखा गया है कि एटलीस्ट 1 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा होगा तभी जाकर के वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मैं अभी आपको एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दिखाऊंगा। अब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हम सभी जानते हैं कि ऑर्गेनिक होता है, लेकिन वो इनऑर्गेनिक में आ जाता है, एक्सेप्शन है। सो आप लोग अभी उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आप लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो देखिए गाइस, अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड्स ये रहा, यहाँ देखिए लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है हमारा एक्चुअली में। ये कह रहा है कि वाई कार्बोनिक एसिड H2CO4 इज कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि H2CO3, अब देखिए यहाँ पर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन इसको इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, मैं आपको उसके पीछे का कारण जरा समझा देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, ये कार्बन है हमारे पास। ठीक है, इस कार्बन जो है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ एक ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन, और यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो था आपका, ये हमारा क्या था? कार्बोनिक एसिड है। ये क्या है प्यारे बच्चों? हमारा कार्बोनिक एसिड। बोले तो H2CO3। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, मैंने अभी आपको कंडीशन में बताया था। अगर आप देखिएगा कंडीशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एंड एटलीस्ट 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक भी कार्बन जो है आपको जो है यहाँ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। ये कार्बन यहाँ पर जो है किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आपका किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आपको दिख रहा है? तो इसीलिए हमारा इसको किस में कंसीडर किया गया है? इनऑर्गेनिक में इसको कंसीडर किया गया है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, एक मिनट। अब उसी के बारे में यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों लिखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जरा यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड्स कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बोनिक एसिड में दोनों ही चीजें पाया जा रहा है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन दोनों ही चीजें, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही है, बट इट कंसीडर एज एन इनऑर्गेनिक एसिड बिकॉज स्पेशल कंडीशन क्या है भाई कि कार्बन जो है इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, इज नॉट फॉलोवेड बाय कार्बोनिक एसिड, जो कि यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कार्बोनिक एसिड बनता कब है, उस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। कार्बोनिक एसिड आपका तब बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में रिएक्शंस करता है ना, तब जाकर के कार्बोनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? चलिए अब ये जो है कार्बोनिक एसिड हमें मिलता कहाँ कहाँ से है? ये रिलीज होता है पौधे के द्वारा और एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, दूसरा है हमारा कंटेन बोथ कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को ही कंटेन करता है, यानी इसके बारे में लिखा हुआ है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। देन थर्ड है बट डजंट फॉलो द कंडीशन एटलीस्ट 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि एक भी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर पूरा खोल के बढ़िया से बता दिया है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि दैट इज वाई कार्बोनिक एसिड इज कंसीडर्ड एज एन इनऑर्गेनिक एसिड, यही कारण है कि कार्बोनिक एसिड्स को अपन लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बंदा क्या कह रहा है, इसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है भाई कि ये क्या है। तो देखो भाई ये क्या है, हेयर कार्बन इज नॉट ऑब्टेन्ड टू, सॉरी कार्बन
इज नॉट बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब इसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई कार्बोनिक एसिड्स को ऑर्गेनिक क्यों नहीं कहा गया। अब इसके दिमाग में बत्ती जलाई सब पढ़ने के बाद कि भाई साहब क्योंकि ये हाइड्रोजन से तो जुड़ा नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको भी पता नहीं रहा होगा तो आपके दिमाग में ऐसी बत्ती जलेगा इसको पढ़ने के बाद कि भाई इसमें जो है कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन पाने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक में कंसीडर इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ तो है ही नहीं। अब देखिए इसमें कुछ याद रखने वाला पॉइंट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं प्यारे बच्चों पानी से रिएक्शन करके आपको कार्बोनिक एसिड बनाता है, लेकिन फिर भी इसको अपन लोग कार्बोनिक एसिड जो होता है जो है ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं करते हैं। अब हिंदी वाले बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है क्वेश्चन कि कार्बोनिक अम्ल को अकार्बनिक अम्ल क्यों माना जाता है। तो कार्बोनिक अम्ल में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, फिर भी इसे अकार्बनिक अम्ल माना जाता है क्योंकि विशेष शर्त यानी कार्बन का हाइड्रोजन से जुड़ना होना इसमें पूरी नहीं होती है, यानी ये जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ कार्बन है बच्चों, पानी से जुड़ेगा तो बनाएगा आपको कार्बोनिक एसिड। अब ये कहाँ से मिलता है, पौधों या जानवरों से मिलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं करता है, ये सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसको कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, ये एक दूसरे कार्बन हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता एक्चुअली में, इसीलिए इसको जो है अपन लोग इनऑर्गेनिक कहते हैं यानी कि अकार्बनिक कहते हैं। उसके बाद इसलिए कार्बोनिक अम्ल को अपन लोग अकार्बनिक अम्ल माना जाता है। हिंदी में लिखा हुआ है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले बच्चों। अब ये बंदा भी सोच रहा है कि भाई यहाँ कार्बन जो है ना हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है, यही कारण है कि भैया इसको अपन लोग अकार्बनिक कहते हैं। अब याद रखने बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, लेकिन ये अकार्बनिक अम्ल नहीं है, लेकिन ये क्या नहीं है भैया, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है। चलिए आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अब आपसे कोई पूछेगा प्यारे बच्चों कि बताओ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है, तो आप क्या बताओगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। कोई आपसे बोलेगा भाई कैसे तू मुझको बता कि किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है, तो आपने करना क्या, स्ट्रक्चर बता देना है, जो कि मैंने आपको साइड में बना दिया है। स्ट्रक्चर को भी बता दीजिएगा कि कार्बन डायरेक्टली हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि ये भाई हमारा इनऑर्गेनिक में एसिड में आता है। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन लोग भाई नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो देखिए अब हमारा प्यारे बच्चों स्टार्ट हो जाता है, क्या स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बड़ा है, उसको बाद में देखेंगे। तो देखिए भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड छोटा है और आसान है, तो पहले अपन लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, तो देखिए सम एसिड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट व्हाइल अदर आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब वही होता है जो चीज छू के देख के पता लगाया जा सके, उसी चीज को कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहां देखिएगा बोरिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया और ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या है हमारा, ये तीनों का तीनों हमारा सॉलिड फॉर्म में रहता है इस तरह से। उसके बाद देखिएगा अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो ये जितने भी हमारे ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए पॉइंट है याद रखने वाला, वो क्या पॉइंट है याद रखने वाला, तो देखिए ये कह रहा है कि सम एसिड्स आर सॉलिड, जैसे कि बोरिक एसिड, मतलब वही ऊपर वाला पॉइंट ही लिखा हुआ है, बोरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, वाइल सम आर लिक्विड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये बंदा खुश होकर बता रहे, देखो जरा ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने याद रखना है, और ये बंदा कह रहा है कि देखो साइंस क्या है, साइंस एक फन है, तो ऑब्वियसली बात है साइंस फनी है, साइंस को एंजॉय करके पढ़िए, और आपको मैं इस तरह का मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और हम आपको जो है इस चीज़ को ऐसे समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाए, हिंदी वाले बच्चे को भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को भी। अब जिस बच्चे का इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद भी इंग्लिश वीक है, वो हिंदी भी पढ़ के और इंग्लिश पढ़ सकता है, तो उससे उसको क्या होगा, दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। अब हिंदी में जरा देखिएगा, अम्लों के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, यानी कि कुछ अम्ल कमरे के तापमान पर कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अन्य द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। उदाहरण है यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्बोनिक एसिड हो गया, टार्टेरिक एसिड हो गया,
ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ये कैसा रहता है भाई साहब, रूम टेम्परेचर पर ठोस रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ भी है। उसके बाद आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये कैसे रहता है प्यारे बच्चों, ये द्रव रहता है। ठीक है, अब याद रखने वाला कुछ पॉइंट है जो ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ वही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बंदा खुश हो रहा है कि भाई साइंस एक फन है, बहुत अच्छा हुआ कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अब देखिए हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोरोसिव है ना, जो बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो कोरोसिव भी होता है और जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉन कोरोसिव भी होता है। ठीक है, कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप उस चीज को टच कीजिएगा तो आपका हाथ जल सकता है, आपके हाथ जो है इंजर्ड हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिसको अपन लोग इसी पीछे क्लास में अपन लोग पढ़े थे कि टेस्ट करके हमें हम लोग किसी भी एसिड या बेस को क्लासीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि कोरोसिव इन नेचर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि अपन लोग खाते भी है। तो वो सारी चीजें अपन लोग यहाँ डिस्कस करने वाले, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो कोरोसिव का मतलब होता है भाई साहब क्या, जो आपको नुकसान पहुंचा, आपको जलन पैदा करे, जो कि यहाँ इमेज में दिया हुआ है। देखिए ये इसके हाथ में क्या हो गया, हाथ में एसिड लगाए सल्फ्यूरिक एसिड, और देखिए इसके हाथ में क्या हो गया, जख्म हो गया, यानी इंजर्ड हो गया इसका हाथ। ठीक है, ये बंदा दिखा रहे देखो, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, टच करके या चाहे टेस्ट करके नहीं बताना चाहिए, बल्कि इसके लिए अलग से केमिकल प्रोसेस होता है, उससे हमें पता लगाना चाहिए कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या चाहे बेसिक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कोरोसिव इन नेचर में, जनरली ऑल मिनरल एसिड कोरोसिव होता है एंड कैन यूज पेनफुल बर्न इफ फॉलन ऑन द स्किन। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर मिनरल एसिड्स जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कोरोसिव होता है, उसके टच करने से हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड्स की बात किया जाए तो वो हमारा कोरोसिव नहीं होता, क्योंकि अपन उसको खाते भी है, जैसे कि लेमन हो गया, एप्पल हो गया, टैरामिन हो गया, इन सब के अंदर जो होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं, जिसको अपन लोग खाते भी है। ठीक है, तो देखिए मैं भी यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ये मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। जैसे अब ये देखिए डेंजर का यहाँ पर साइन भी दिया हुआ कि ये भाई ये डेंजर है, आपने इसको टच नहीं करना और टेस्ट नहीं करना। ये जो हमारा मिनरल एसिड है जो कि काफ़ी डेंजरस होता है, अगर आप इसको टच करके मतलब पता लगाना चाहते हो तो आप इंजर्ड हो सकते हो। लेकिन वहीं पर ऑर्गेनिक एसिड की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट सीन लगाया हुआ है। तो जैसे कि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सेब होता है एप्पल, उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, और इमली जिसको बोलते हैं अपन लोग उसके अंदर टार्टेरिक एसिड्स पाया जाता है। तो अपन लोग इसको टेस्ट करते हैं, इसको खाते भी अपन लोग, तो क्या जल जाता है, वो नहीं जलता। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड नॉन कोरोसिव इन नेचर होता है, याद रखिएगा। और मिनरल एसिड जो होता है वो कोरोसिव इन नेचर होता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अब नीचे क्वेश्चन है, उसको देखने से पहले अपन लोग हिंदी में देख लेते हैं एक बार। अम्लों के भौतिक गुणधर्म यानी कि संक्षारक प्रकृति। सामान्यतः सभी खनिज अम्ल संक्षारिक होते हैं और यदि त्वचा पर गिर जाए तो दर्दनाक जलन का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका हाथ जल सकता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। आपने क्या करना है, इसको टच नहीं करना। और जबकि कार्बनिक अम्ल जो होता है वो संक्षारक नहीं होता, यानी कि ये जलन नहीं देता, ये नुकसानदायक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका खनिज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, यहाँ डेंजर साइन दिया हुआ है। उसके बाद कार्बनिक अम्ल की बात किया जाए, जैसे कि आपका नींबू हो गया, एप्पल हो गया, इमली हो गया, तो ये सब अपन लोग खाते हैं, आप जानते भी हैं, इसको खाने से कोई तकलीफ नहीं होता है, ये हमारा फायदेमंद ही होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए नीचे जो है, नीचे में छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जरा डिस्कस करते हैं। ऑल एसिड्स आर स्टोर्ड इन गिलास कंटेनर, वाई? मतलब जितने भी एसिड्स होते हैं उसको अपन लोग गिलास वाले बर्तन में रखना चाहिए, मेटल वाले में नहीं रखना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स अचार को मेटल वाला बर्तन में रख देगा तो कुछ महीने बाद देखिएगा उसके अंदर छेद हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर रिएक्शन कर लेता है। अब यहाँ देखिए उसको किसके अंदर रखा जाता है, शीशे वाला बर्तन में, ग्लास में, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता उसके साथ। तो वहाँ यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यू टू द कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड एंड केमिकल इनर्टनेस ऑफ गिलास जो होता है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता है आपके एसिड्स के साथ, इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं गिलास में। लेकिन इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है HF, अपन लोग इसको स्टोर्ड गिलास में भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसमें भी कोरोजन कर देता है। ठीक है, सो देखिए नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि वाई हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड नॉट स्टोर्ड इन गिलास कंटेनर, क्यों? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है रिएक्ट विद गिलास एंड कोरोड इट, ये उसके साथ भी जो है रिएक्ट कर लेता है, तो उसको आप लोग पॉली इथाइलिन या चाहे टेफ्लॉन में स्टोर करके रखा जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये पॉली इथाइलिन टेफ्लॉन का पॉली इथाइलिन का ये कंटेनर है, और ये टेफ्लॉन का कंटेनर है, इसको इसी के अंदर रखा जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का है ये बोतल, उसके अंदर इसको रखा जाता है। क्लियर है बात? तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और आपको यहाँ पर एग्जाम टाइप्स क्वेश्चन भी जो है आपको मिल रहा है। सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मजा आएगा आपको, पूरा ही मटेरियल एकदम इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, रिमेंबर करने वाले बात क्या है भाई, नॉट ऑल एसिड्स आर सेम, सारे के सारे एसिड सेम नहीं होते, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। देयर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स आर डिफरेंट, सबके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, अम्लों को कांच के पत्रों में ही क्यों संग्रहित किया जाता है? क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है भाई, अम्ल की संक्षारक प्रकृति और कांच के साथ उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के कारण अम्लों को कांच के पात्रों में संग्रहित किया जाता है, यानी उसको कांच में रखा जाता है, किसको छोड़ के भाई? तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड्स को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए अब क्या रखें, इसको किस में अंदर रखेंगे फिर? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो होता है कांच के साथ ये अभिक्रिया करता है और उसे क्षरण करता है, यानी कि उसको कोरोसिव कर देता है, खराब कर देता है, उसमें छेद कर देगा या तो फोड़ देगा उसको, ठीक है। इसीलिए हम उसको पॉलीएथिलीन या टेफ्लॉन के पात्रों में संग्रहित किया जाता है, जो कि ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज लिखा है, सभी अम्ल एक जैसे नहीं होते हैं और उनके गुण और व्यवहार अलग अलग होते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आपको ये मटेरियल में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, आई होप, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस मटेरियल में पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा, और मैं ये गारंटी कह रहा हूँ भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको एक एक मटेरियल बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करके आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने पढ़ना है, और आपके क्लास के जो भी दोस्त हैं आप उन तक जरूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज तो कोई कहने वाला बात है नहीं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।